जरा सोचिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्यों जिंदा हूँ। यही सवाल इंसानों को बाकी सब जीवों से अलग बनाता है। और इसी सवाल ने शुरू की हमारी कहानी। यह कहानी सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि अस्तित्व की खोज की है, जो 3.8 अरब साल पहले सागर की गहराइयों में शुरू हुई। कल्पना करो, एक ऐसा क्षण जब कुछ भी नहीं था, ना प्रकाश, ना अंधकार, ना समय, ना स्थान, सिर्फ शून्य और फिर एक विस्फोट। वो एक क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया, द बिग बैंग। उस एक पल में ऊर्जा ने जन्म लिया और ऊर्जा से बना पदार्थ, छोटे छोटे कणों ने मिलकर ब्रह्मांड की पहली नींव रखी। लेकिन एक सवाल जो हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं उठता है, वो विस्फोट हुआ कहाँ? वो शून्यता थी क्या? और हम आए कहां से? आखिर हमें कैसे पता चला कि 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे पृथ्वी बनी, ठंडी हुई और फिर जन्म हुआ जीवन का। आज हम उसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे, जानेंगे कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में, जहां से शुरू होती है हमारे अस्तित्व की कहानी। करीब 4.5 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक अराजक धूल और आग का तूफान था। सूरज के चारों ओर घूमती गैस और पत्थरों के अरबों कण आपस में टकराने लगे। हर टकराव के साथ गर्मी बढ़ती गई, पत्थर पिघलते गए और धीरे धीरे एक चमकता हुआ गोला बनने लगा। वह गोला था हमारी धरती। शुरुआत में यह पूरी तरह आग थी, कोई समुद्र नहीं, कोई आसमान नहीं, बस पिघलता हुआ लावा, राख और भयानक गर्मी। फिर लाखों साल तक उल्कापिंड धरती पर बरसते रहे। इन्हीं टकरावों से धरती को मिला उसका जल, हाँ वही जल जो आज हमारे समुद्र में है। शायद किसी दूर के ग्रह से आया था। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, भाप ने बादल बनाए और पहली बारिश हुई। वो बारिश जो हजारों सालों तक बरसती रही। धीरे धीरे धरती के घाव भर गए और बनी पहली झीलें, नदियां और समुंदर। अब यह आग का गोला नीला ग्रह बन चुका था। पर सवाल यह है, इस ठंडी होती धरती पर जीवन की चिंगारी कैसे जली? जब पृथ्वी बनी तो इन महासागरों में अनगिनत रासायनिक तत्व थे जो जीवन के मूल घटक हैं। यह सब बिना किसी योजना के सिर्फ प्रकृति के प्रयोग से हुआ होगा। और लाखों वर्षों से यही अणु एकत्र हुए और पहली कोशिकाएं बनी। धीरे धीरे कुछ सेल्स आपस में जुड़े और मिलकर काम करने लगे और यहीं से शुरू हुआ सहयोग का युग, यानी बहुकोशिकीय जीवन। कुछ सेल्स शरीर का रक्षक बने तो कुछ मस्तिष्क, त्वचा और मांसपेशियों का। बहुकोशिकीय जीवन के आने के बाद प्रकृति ने अपना सबसे बड़ा प्रयोग शुरू किया। हर कोशिका का काम अलग अलग होने लगा। किसी ने आंखें बनाने की शुरुआत की, किसी ने पंख और किसी ने दिमाग। समुद्र में हजारों तरह के जीव जन्म ले चुके थे। कुछ ने कवक सेल बनाए ताकि दुश्मनों से बचा जा सके। कुछ ने तैरने की गति बढ़ा ली ताकि शिकार कर सके। यही था नेचुरल सिलेक्शन, जहां केवल वही जीव बचते थे जो अपने माहौल के हिसाब से सबसे बेहतर ढल सके। धीरे धीरे कुछ मछलियों ने पानी के बाहर झांकना शुरू किया। उन्होंने अपने गलफड़ों की जगह फेफड़े जैसे अंग विकसित कर लिए। और फिर एक दिन मछली ने धरती पर पहला कदम रखा। यही थे उभयचर, जो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकते थे। लेकिन जमीन पर रहना आसान नहीं था। धूप, हवा, तापमान सब कुछ नया था। तो प्रकृति ने कुछ जीवों को मोटी चमड़ी और अंडे देने की क्षमता दी। यही बने रेप्टाइल्स। फिर विशाल रूप लेने वाले जीव पैदा हुए। डायनासोर्स ने लगभग 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज किया था। डायनासोरों के साथ ही
कुछ छोटे गर्म खून वाले जीव भी पल रहे थे, जिन्हें हम कहते हैं मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। उन्होंने सीखा अपने बच्चों को दूध पिलाना, उन्हें गर्म रखना और समूह में रहना। यही छोटे जीव बाद में धरती के नए शासक बने और फिर लगभग 6.6 करोड़ साल पहले आसमान से एक विनाशकारी उल्का पिंड गिरा। डायनासोरों का साम्राज्य मिट गया, पर वही पल स्तनधारियों की दुनिया के जन्म का कारण बना, यानी अंत भी एक नई शुरुआत थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब डायनासोर करोड़ों साल पहले धरती पर घूमते थे तब इंसान तो था ही नहीं। फिर हमें कैसे पता चला कि वो वाकई मौजूद थे? कौन सी आंखें थी जिन्होंने यह युग देखा होगा? कौन सी किताब थी जिसमें लिखा था उनका इतिहास? असल में यह जवाब धरती खुद देती है। धरती की हर परत जैसे किताब का एक पन्ना है, जहां वक्त ने अपनी कहानियां लिखकर छोड़ी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मर चुके जीवों के शरीर मिट्टी में दबते गए और लाखों सालों में वे धीरे धीरे पत्थरों में बदल गए। इन्हें ही हम फॉसिल्स कहते हैं। कुछ फॉसिल्स सिर्फ हड्डियां हैं। आज तक वैज्ञानिकों को दुनिया भर में लगभग 700 से ज्यादा डायनासोर प्रजातियों के फॉसिल्स मिल चुके हैं। इनमें से कुछ इतने विशाल हैं कि अकेले हड्डी किसी इंसान से बड़ी है। लेकिन यह हड्डियां इतने करोड़ों सालों तक बची कैसे रही? जब कोई इंसान मरता है तो उसका शरीर सड़ जाता है, लेकिन अगर वह जल्दी से मिट्टी, रेत या ज्वालामुखी की राख में दब जाए तो उसका ढांचा धीरे धीरे पत्थर बन जाता है। मिट्टी के अंदर दबा हुआ ऑक्सीजन और बैक्टीरिया से सुरक्षित रहता है और लाखों सालों बाद वही बन जाता है एक फॉसिल्स। यानी यह धरती के टाइम कैप्सूल हैं जो अरबों साल पुराने रहस्य संभाले बैठे हैं। कभी सोचा है इस धरती पर सिर्फ इंसान ही क्यों बचे? क्यों नहीं कोई और बुद्धिमान जानवर है जो सोच सके, बोल सके, सपने देख सके? क्या शुरू से ही सिर्फ हम थे? नहीं, सच तो यह है कि हम इंसान कभी अकेले नहीं थे। हम तो उस परिवार के आखिरी सदस्य हैं जिस परिवार में कभी कई मानव प्रजातियां एक साथ रहती थी। जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ सब एक ही बिल्ली परिवार के सदस्य हैं। जैसे एक ही परिवार में घोड़ा, गधा और जेब्रा अलग अलग होते हैं, वैसे ही मनुष्यों के भी कई रिश्तेदार हैं। वह भी इंसान जैसे दिखते हैं, पर हर एक थोड़ा अलग था। कोई ताकतवर, कोई समझदार, कोई ठंड में जीने वाला, कोई जंगलों में। यही था मानव परिवार का युग। करीब 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर इवॉल्व हुआ होमो हेबिलिस, यानी ऐसा जीव जिसने पहली बार पत्थर को औजार बनाया। वो ना बोल सकता था, ना लिख सकता था, लेकिन उसने दुनिया बदलने की दिशा तय कर दी। यहीं से इंसान का सफर शुरू हुआ, औजार से सभ्यता तक। फिर आया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस लगभग 1.9 मिलियन साल पहले अस्तित्व में आए थे। यह प्रजाति अफ्रीका, एशिया और संभवतः यूरोप के कुछ हिस्सों में फैली थी। यह पहला मानव था जिसने सीधा खड़ा होना सीखा और 2 पैरों पर पूरी तरह चलने लगा। इनका शरीर मजबूत था, मस्तिष्क बड़ा था और सबसे जरूरी, उन्होंने आग पर नियंत्रण करना सीख लिया। रात के अंधेरे में जब जानवर डरते थे, इरेक्टस आग के चारों ओर बैठकर कहानी सुनाते थे। यही आग इंसान की पहचान बन गई। होमो इरेक्टस सिर्फ अफ्रीका में नहीं रहा, वो एशिया, यूरोप और इंडोनेशिया तक गया। उसने सबसे पहले माइग्रेशन शुरू किया, जंगलों से रेगिस्तान तक। उसने हर माहौल में खुद को ढाला, यानी धरती का पहला घुमक्कड़। फिर आए होमो निएंडरथैलेंसिस, यूरोप की बर्फीली गुफाओं में रहने वाले। यह मानव मजबूत शरीर, चौड़ी छाती और छोटे पैर वाले थे। इनके पास हथियार थे, शिकार करने की रणनीति थी और शायद भावनाएं थी, क्योंकि हमें गुफाओं में इनके दफन किए हुए सब मिलते हैं। यानी वह अपने मरने वालों के लिए दुख प्रकट करते थे।
निएंडरथैलेंसिस इंसान से कुछ कम नहीं थे, बस कल्पना में थोड़े पीछे रहे। उसी समय एशिया में रहते थे डेनिसोवंस, जिनके बारे में हमें सिर्फ कुछ हड्डियों से पता चला है। और तब अफ्रीका की एक घाटी में एक नई प्रजाति ने आंखें खोली, होमो सेपियंस। उनका शरीर पहले जैसा था, लेकिन दिमाग अलग था। वो सोच सकते थे, सवाल पूछ सकते थे और कल्पना कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ औजार नहीं बनाए, उन्होंने अर्थव्यवस्था बनाई। हर प्रजाति अपनी जगह पर अनोखी थी, लेकिन कुछ तो हुआ जिसने बाकी सबको बिठा दिया। फिर शुरू हुई असली कहानी। सेपियंस अफ्रीका से निकले, वही रास्ते जिन पर कभी इरेक्टस चला करते थे। यूरोप में उनकी मुलाकात निएंडरथैलेंसिस से हुई। कभी युद्ध हुआ तो कभी मेल मिलाप भी।